वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये पूरा सेशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है कैलेंडर का, उसमें कह रहा है कि 15 मार्च 2022 को मंगलवार है, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, 15 मार्च 2020 निकालने बोल रहा है। 15 मार्च 2020 निकालने बोलता है, क्या होगा। और दिया क्या आपको, 15 मार्च 2022 क्या दिया है, मंगलवार दिया है। ठीक है, मंगलवार दिया है। अब देखिए इसको यदि आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 1 देखिए कैसे है। मेथड 1 देखिए, इसमें आप जान रहे हैं कि देखिए ये 15 मार्च 2 है, ये भी कॉमन है। ठीक है, इधर भी 15 मार्च कॉमन है। और यहां पर अगर देखिएगा तो सेंचुरी ईयर कौन सा है, 2020 को क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 20, 2000 प्लस 20 लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 22 लिख सकते हैं। और सेंचुरी ईयर भी चूंकि कॉमन है तो इसको भी आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गया। तो पहले हम इसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा दिन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस 22 को लेते हैं। अब 22 वर्ष में कितना लीप ईयर है वो निकाल दीजिए। तो 22 वर्ष में कितना लीप ईयर, इसके लिए हम 4 से डिवाइड देते हैं लीप ईयर निकालने के लिए। तो 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, यानी यहाँ जो 5 आया, भागफल जो आया है वो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 5। ठीक है, अब 22 वर्ष में 5 लीप ईयर हो गया। इसको ऐड करके आप इसको 7 से डिवाइड दीजिए। आपको यहाँ पर अब क्या है, विषम दिन निकालना है। ठीक है, तो 22 प्लस 5 क्या हो गया, 27 वर्ष में आपको जो है सप्ताह को हटा के आपको विषम दिन निकालना है। तो या तो सम करके निकालिए, तो ये कितना हो गया, देखिए सम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 22 प्लस 5 27/7 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा, तो 7 या 21 होता है, 7 चौक 28, तो 27 से बड़ा हो गया, 7 या 21, तो 7 या 21 कर दिए तो रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया, 6। और आपको पता है कि 6 किसका कोड होता है, नहीं तो देखिए ये हो गया वीक डेज, आपको पता होना चाहिए कोड का। तो 0 संडे चुके ऑफ रहता है तो इसको 0 कोड लेते हैं। मंडे फर्स्ट डे होता है, इसको 1 लेते हैं। फिर 2 3 4 5 6 हो गया। ये क्या लेते हैं, ट्यूसडे लेते हैं, ये वाला वेडनेसडे का कोड, ये थर्सडे का कोड, ये फ्राइडे का कोड, और ये सैटरडे का कोड। तो 6 किसका हो गया, शनिवार का कोड हो गया, सैटरडे का। बट देखिए यहाँ पर क्या है, मंगलवार दिया है। शनिवार तो एक्चुअल में शनिवार आया, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, मंगलवार। तो इस शनिवार को आप मंगलवार बनाइए। कैसे बनाइएगा, इसमें कितना प्लस करना होगा, शनिवार के बाद जो आपको 3 प्लस करना होगा, तब ये कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो गया। तो उसी तरह अब जो है इस 20 को लेंगे। ठीक है, इस 20 को लीजिए। अब 20 में कितना लीप ईयर आता है, फिर 20 को 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 पंचे 20, यहाँ भी 5 लीप ईयर आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड दिए तो ये क्या हो गया, 25/7 हो गया। ठीक है, 25/7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 4। तो 4 का अर्थ मेरा क्या हो गया, 4 का अर्थ मेरा क्या हो गया, यहाँ देखिए गुरुवार हो गया। 4 का अर्थ क्या हो गया, गुरुवार हो गया। तो यहाँ पर हम जैसे 3 ऐड किए थे, तो गुरुवार में भी 3 ऐड करेंगे। तो गुरुवार में अगर 3 ऐड किए यानी कि बृहस्पतिवार में, तो क्या हो जाएगा, शुक्र शनि रविवार। तो ये क्या हो जाएगा, रविवार इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो गया, रविवार इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया इसको बनाने का। दूसरा देखिए मेथड नंबर 2 देखिए। जैसे आपको यहाँ क्या है,
कि 15 मार्च 2020 है ना, और दिया क्या गया है 15 मार्च 2022 दिया गया है। तो यहाँ भी ये कॉमन है तो कॉमन हटा दीजिए आप। अब देखिए दोनों के बीच का गैप कितना होता है, दोनों के बीच का गैप कितना होता है 2 वर्ष हो गया। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 2 वर्ष का हो गया। अब 2 वर्ष में कोई लीप ईयर है क्या? लीप ईयर वैसा ईयर को कहते हैं जो 4 से डिवाइड लग जाए। लीप ईयर वैसा वर्ष को कहते हैं जो 4 से डिवाइड लग जाए। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड लगने वाला कोई भी वर्ष नहीं है। देखिए बीच में कोई वर्ष नहीं है। 2020, 2021 और 2022। तो देखिए जब 2020 से 21 आते हैं तो 2021 भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है। अंतिम दो अगर डिजिट 4 से डिवाइड लग जाए तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो 21 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 22 भी नहीं है, 20 है। लेकिन देखिए आपको पता है कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है उसमें कितना दिन एक्स्ट्रा होता है? 2 दिन। और जो गैर लीप वर्ष होगा, गैर लीप वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, जो 4 से डिवाइड ना लगे, उसमें प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है और गैर लीप वर्ष में? तो गैर वाला में 1 आएगा तो लीप वर्ष में 1 अधिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फरवरी का मंथ जो होता है ये 29 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर फरवरी का मंथ कितना होता है? 28 दिन का। ठीक है, फरवरी का मंथ यहाँ होता है 28 दिन का और लीप वर्ष में फरवरी का मंथ जो है 29 दिन का होता है। इसी कारण से पहले से तो 1 बढ़ा था, तो इसके कंपैरिजन में देखिए यहाँ और 1 बढ़ गया, जिसके कारण पूरा जो है यहाँ विषम दिन की संख्या 1 दिन और बढ़ जाती है इसके कंपैरिजन में। लीप वर्ष में जो है गैर लीप वर्ष के कंपैरिजन में और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो जब भी फरवरी का मंथ अगर क्रॉस करता है लीप वर्ष में तो ही हम 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। मतलब देखिए जनरल ईयर साल होगा, गैर लीप वर्ष होगा, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा तो बढ़ेगा ही, लेकिन लीप ईयर के केस में तभी 1 दिन एक्स्ट्रा और बढ़ेगा जब मेरा क्या होगा कि फरवरी का मंथ क्रॉस करे। ठीक है, जनरल तौर पर हम जानते हैं कि जब भी लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है और जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन लीप वर्ष में किसमें 2 दिन एक्स्ट्रा करना है? जब वो फरवरी का मंथ जो है क्रॉस कर रहा है तभी उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा क्रॉस करना है, नहीं तो उसमें भी 1 दिन एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पर देखिए जब 2020 से 21 आते हैं तो आप देखिए यहाँ मार्च आ गया, यहाँ मार्च आ गया लीप वर्ष में। इसके पहले फरवरी था तो ये ऑलरेडी फरवरी को क्रॉस कर चुका है लीप वर्ष, तो आपको मार्च से लेना है, इसलिए फरवरी का मंथ इसमें क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या कर रहे हैं हम प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर फरवरी का मंथ क्रॉस करता ये तब यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा लेना होता। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए फिर 1 दिन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ये जनरल ईयर में आ रहा है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया? 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया? 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो आप क्या कीजिए, ये क्या था? मंगलवार था, ये वाला मंगलवार था, तो यहां से जो आपका यहां से 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता ना, यहां से 2020 से आने में 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो मंगलवार हो रहा है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? रविवार होना चाहिए, तभी 2 दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार। तो ये क्या होगा? 15 मार्च 2020 को रविवार हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि यदि 1 जनवरी 2011 को सैटरडे है देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 31 दिसंबर 2011। देखिए 1 जनवरी 2011 को मेरा क्या था? सैटरडे था, यानी कि शनिवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर सेम ईयर में 2011 में, यानी कि ये जो है प्रथम दिन है। ठीक है, प्रथम दिन है और अंतिम दिन है, तो ये कितना होगा? ये भी देखिए शनिवार होगा, ये भी शनिवार होगा।
तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि गैर लीप वर्ष में, गैर लीप वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, या आप बोल सकते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल वर्ष बोल सकते हैं। नॉर्मल ईयर के केस में, ठीक है, जो प्रथम दिन होगा, प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा, अंतिम दिन भी होगा। जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन होगा जब गैर लीप वर्ष होगा तब। क्यों ऐसा हुआ यहाँ पर देख लीजिए। जैसे 2011 के केस में ही अगर देखेंगे तो पहले चेक कीजिए कि 2011 क्या है, लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है। तो 2011 में आप 11 को 4 से क्या डिवाइड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। जो 4 से डिवाइड नहीं लगेगा तो वो क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। वो क्या होगा? गैर लीप वर्ष होगा, गैर लीप वर्ष होगा। अब देखिए गैर लीप वर्ष हो गया, ठीक है। तो गैर लीप वर्ष में क्या होता है? प्रथम दिन अंतिम दिन सेम होता है। तो आप चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए आपको जनवरी से लेके कहाँ तक आना होगा? जनवरी से लेके आपको दिसंबर तक आना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे करके होगा इसमें। तो ये मान लीजिए कि जनवरी हो गया, फिर ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर ये क्या हो गया? मई हो गया, फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर क्या हो गया? अगस्त हो गया, ठीक है, अगस्त हो गया। फिर यहाँ पर चलते हैं, अगस्त के बाद सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, और ये क्या हो गया? दिसंबर हो गया। अब देखिए इसमें डे कितना होता है। आप जो है 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, तो 1 तारीख तक ऑलरेडी आए हैं, ठीक है, 1 तारीख तक ऑलरेडी जो है आ चुके हैं। तो 1 को जो है पूरा जनवरी का मंथ जो है कितना दिन का होता है? 31 दिन का। अब 1 तारीख तक आ चुके हैं ऑलरेडी, तो और कितना दिन आना होगा? 30 दिन आना होगा। इसमें फरवरी का मंथ जो है ये गैर लीप वर्ष है, इसलिए कितना होगा? 28 दिन होगा, ठीक है। देखिए फरवरी के मंथ के लिए ही जो है हम लीप वर्ष चेक करते हैं या गैर लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ 29 दिन लेना होता। तो यहाँ पर आइए क्या हो गया? 31 दिन। फिर अप्रैल कितना? 30 दिन का होता है। मई कितना होता है? 31 दिन का। जून कितना हो गया? 30 दिन का। ये 31 दिन, ये 31 दिन। फिर इधर कितना होगा? 30 दिन, 31 दिन, फिर 30 दिन, और फिर 31 दिन। अब इसमें रिमेनिंग ईयर जो निकालिए, रिमेनिंग ईयर बोल रहे हैं, रिमेनिंग दिन निकालिए। सप्ताह को इसमें से आप हटा देना है, यानी कि 7 से डिवाइड देंगे। जब 7 से डिवाइड देंगे तो 7 चौका 28, तो इसमें रिमेनिंग बचा 2, इसमें कैंसिल हो गया। 7 चौका 28 तो रिमेनिंग बचा 0, इसमें 7 चौका 28 तो रिमेनिंग हो गया 3, 7 चौका 28 तो 2, 3, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया? 3, फिर 3, फिर यहाँ पर देखिए 2, फिर 3, फिर 2, और फिर 3। देखिए सबको अगर सम कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 2, 3 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, 3 15, 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 3 27, 25 और 3 28, सॉरी 25 और 3 28, ये 28 टोटल रिमेनिंग डेज हो गया। अब फिर इसको 7 से भाग दीजिए। इसको रिमेनिंग डेज का अगर सम जब तक 7 से छोटा ना हो जाए उसको भाग देते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए 28 है, फिर इसको 7 से डिवाइड देंगे तो देखिए पूरा का पूरा कट गया है। रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। तो रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। इसलिए 1 जनवरी 2011 शनिवार है, तो इसमें हम 0 ऐड करेंगे। तो 0 ऐड करेंगे मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जहां का तहां रह गया। तो ये शनिवार है, तो ये भी क्या हो गया? शनिवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही लीप वर्ष होता, यही मेरा लीप वर्ष होता तो उसमें एक दिन बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 29 दिन हो जाता, फरवरी के मंथ में 29 दिन हो जाता। तो जो अभी रिजल्ट आया है उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
लीप वर्ष के केस में जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लीप वर्ष के केस में, ठीक है, प्रथम दिन अगर दिया है, प्रथम दिन अगर दिया है तो अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो है, ठीक है, अंतिम दिन जो है इससे एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, प्रथम दिन से जो है अंतिम दिन जो है एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर नॉर्मल ईयर का केस रहेगा तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा, सेम होगा, और लीप वर्ष का केस होगा तो प्रथम दिन, ठीक है, अंतिम दिन जो है प्रथम दिन की तुलना में एक दिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, शनिवार ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर जो है लूप संख्या को आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप देख सकते हैं, अगर इसको रो वाइज चलते हैं तो देखिए ये दोनों बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये दोनों बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। तो हम दो बड़ा नंबर का यूज करके हो सकता है छोटा ले आए। तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 408। अब सम तो नहीं कीजिएगा, सम कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, तो दो बड़ा का प्रयोग करके हम छोटा लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 408 में अगर 395 आप माइनस करते हैं तो कितना होगा, देखिए 13 हो रहा है। अब आपको 13 देखते ही पता लग गया होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ए बी सी मान लीजिए है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये उसका स्क्वायर अगर लेंगे तो बी होगा, यानी ए माइनस सी पर स्क्वायर जो होगा ये बी के बराबर होगा। तो सेम यहाँ पर लाइए, अब 129 हो गया, 122 हो गया, इन दोनों का माइनस डिफरेंस कितना है, 7 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। अब 7 पर स्क्वायर कर देंगे तो 49 होगा, तो ये 49 जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, 49 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि इसको देखिए, सम टीचर आर प्रोफेसर, कुछ टीचर क्या है, प्रोफेसर है, तो कुछ टीचर क्या है, प्रोफेसर है। तो टीचर को टी से डिनोट कीजिए और प्रोफेसर को पी से। तो ये वाला एरिया क्या कर दिए हम, कॉमन कर दिए, कुछ पार्ट टीचर का प्रोफेसर में चला गया। अब क्या है कि कुछ रिसर्चर जो है वो टीचर है, कुछ रिसर्चर क्या है, टीचर है, तो उसी तरह रिसर्चर का कुछ पार्ट जो है हम टीचर में चला गया। देखिए कुछ पार्ट जो है टीचर का वो रिसर्चर में चला गया। ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स। अब देखिए ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, तो इसको हम इस तरह ना बना के हमको क्या करना होगा, ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, तो हमको जो है इस टाइप से ना करके हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो क्या था कि कुछ टीचर प्रोफेसर है, सम टीचर्स आर प्रोफेसर्स। अब जो है सभी प्रोफेसर को रिसर्चर बनाएंगे तो प्रोफेसर को रिसर्चर इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टीचर रिसर्चर भी हो गया और कुछ टीचर प्रोफेसर भी हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम टीचर्स आर रिसर्चर, बिल्कुल सही है। सम रिसर्चर आर प्रोफेसर, देखिए रिसर्चर और प्रोफेसर का जो है, अगर ऑल प्रोफेसर और रिसर्चर है तो इसका मतलब क्या हो गया, सम रिसर्चर और प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। सम प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, ये भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया है कि सभी प्रोफेसर क्या है, रिसर्चर है। अगर सभी रिसर्चर है तो सम वाला केस क्या होगा, सही होगा क्या, 100%। अगर ऑल वाला सही है तो सम वाला भी हम सही दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऑल वाला सही है, एक बात, यदि ऑल वाला सही है तो सम वाला भी हम क्या देंगे, सही दे सकते हैं।
ठीक है। लेकिन सम वाला अगर रहेगा तो आप ऑल वाला क्या है सही नहीं दे पाइएगा। क्यों? क्योंकि सम मतलब थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि ये सम है, अब ऑल मतलब कि ज़्यादा बड़ा पार्ट आ गया, तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो आप देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि स्टेटमेंट जैसे यहाँ कह रहा है कि सभी प्रोफेसर शोधार्थी हैं, ऑल प्रोफेसर आर रिसर्चर, तो कुछ के लिए जो है कुछ प्रोफेसर शिक्षक हैं, तो ये क्या होगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि सम प्रोफेसर्स आर टीचर्स, सम प्रोफेसर आर टीचर, तो ये क्या होगा सही होगा। यहाँ प्रोफेसर और टीचर के बीच में बोल रहा है, ठीक है, प्रोफेसर और टीचर के बीच में संबंध बोल रहा है, सही होगा। यानी कि तीनों का तीनों जो होगा मेरा सही हो जाएगा, तीनों का तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। अब आप यहाँ पर रो वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देखिए कि लास्ट वाले कॉलम में जो है बड़ा नंबर है, ठीक है। लास्ट वाले, सॉरी कॉलम नहीं, लास्ट वाले रो में जो है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, 60 है, 75 है, तो ऊपर वाले नंबर के तो कंपैरिजन में ये बड़ा है। तो जब भी इस तरह से हमको किसी कॉलम या किसी रो में बड़ा नंबर दिख जाए, अगर रो में बड़ा नंबर दिख दिया तो उसको कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, और कॉलम में बड़ा नंबर दिख गया तो उसको रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे देखते हैं। अब देखिए आंसर में 0.5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं तो 0.5 का कॉन्सेप्ट लगा होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो है दोगुना है, ये भी दोगुना है, तो ये भी मेरा क्या होगा दोगुना होना चाहिए, ये भी मेरा दोगुना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ऊपर वाले को भी नंबर को यूज कीजिएगा ना। ये देखिए 0.5 का कॉन्सेप्ट है, तो आप देखिएगा यहाँ से 8 + 4 12, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। इन सभी कॉलम में जो है 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें, 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10.5, फिर 10.5 का अगर आप दोगुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 10.5 को जब दोगुना कीजिएगा तो देखिए 21 आ रहा है। फिर 21 में क्या कर रहे हैं आप, 21 में कितना कीजिएगा, 21 दूना 42, और ये हो गया 0.5 यानी कि 52.5 हो गया, ठीक है। 21 दूना क्या हो गया 42, और 21 का आधा 10.5 थे यानी 52.5। तो यहाँ पर क्या किया है, 2.5 से गुना किया है, कितना 2.5 से गुना किया है, तो यहाँ जो रिजल्ट होगा मेरा 10.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक निश्चित कोड भाषा में जो है फ्रॉक को, एक निश्चित कोड भाषा में फ्रॉक को ये लिखा गया है, ग्रो को ये लिखा गया है, ठीक है। तो दी गई भाषा का कोड W है, तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, देखिए W के लिए कोड क्या किया गया है 9 किया गया है, तो इसका कोड क्या होगा 9 होगा, और इसके साथ ही जो है ये क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग भी इसको प्रैक्टिस करते हैं तो जनरल तौर पर कैसे पूछा जाता है, क्रम अनुसार पूछा जाता है। जी का कोड इसको बना दिया गया, आर का कोड इसको बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये नहीं है। कैसे हम जानेंगे यहाँ पर नहीं है, देखिए सेकंड पर यहाँ क्या है आर है, आर के लिए 8 दिया गया है, यहाँ पर भी सेकंड पर आर है लेकिन यहाँ पर 4 दिया गया है। तो एक ही क्वेश्चन में आर का कोड अलग अलग कैसे दे दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या कॉमन है, तो आप देखिए क्या कॉमन है इसमें, FROG, यहाँ पर GROW, यानी GRO कॉमन है, यहाँ पर GRO कॉमन है, GRO कॉमन है, और इसी को जो है मिक्स करके कोड बना दिया गया है। तो यहाँ पर ROG का जो कोड है, ROG का जो कोड हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लेटर होगा उसी में से हो जाएगा, यानी 1 6 9 को आपस में मिक्स करके कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी कोड हो सकता है, आर का जरूरी नहीं है कि 1 होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक जो बच गया F, इसके लिए कोड क्या होगा? अब देखिए 8 होगा, एक ही बच गया। अब यहाँ जो कोड होगा W के लिए, तो ये क्या कोड होगा W के लिए? 4 होगा, क्योंकि 4 का प्रयोग और कहीं भी नहीं हुआ है। यानी कि W का कोड पूछा गया है ना, तो W का कोड क्या होगा? 4 होगा। यदि R का कोड पूछा F का कोड पूछा जाता, तो F का कोड क्या होता? 8 होता। W का कोड क्या है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर R का कोड 169 में से कोई भी हो सकता है, उसी तरह O का भी इन तीनों में से कोई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। पहले इसको चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे A यहाँ पहले है, यहाँ भी A पहले होना चाहिए, यहाँ B पहले, यहाँ A पहले है तो इधर भी A पहले, A इधर पहले है तो A ही पहले होना चाहिए। अगर आगे पीछे कर दिया जाए तो हम क्या लगाएंगे? जो ब्रांच मेथड जो होता है, रूट मेथड, उसको लगाएंगे, ट्री मेथड को। ठीक है, जो ट्री मेथड होता है उसको लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे A पहले A बाद में है, ठीक है, A अगर यहाँ पहले है, A भी यहाँ पहले है, तो इस टाइप में राइट टू लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको चेक कर लेना है। जब A अगर पहले है और B बाद में है, तो इसको देखिए, अगर ऑप्शन को देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या है? बेटी की बेटी, मतलब क्या है? फीमेल है। ये भी क्या है? फीमेल है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? मेल है। और ये क्या है? फीमेल है। देखिए इसमें जो है, अब जेंडर वाइज अगर कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको एलिमिनेशन का जरूरत पड़ता है, कि आप जो है चाहते हैं कि इसका ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मिक्स टाइप का जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज H रिलेटेड टू S? H जो है S से कैसे रिलेटेड है? तो H का अगर जेंडर पता चल जाएगा तो हम जो है आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए H के राइट साइड में जाइएगा, किसी भी लेटर का जेंडर उसके राइट साइड में जो भी सिंबल होगा उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर H रिलेटेड टू S, तो H जो है S से कैसे रिलेटेड है? तो H का जेंडर चाहिए, तो H के राइट साइड में गए तो यहाँ क्या है? डॉलर। तो आप देखिए स्टेटमेंट, डॉलर का अर्थ क्या है? भाई। तो डॉलर का अर्थ भाई हो गया, यानी भाई क्या है? मेल है, यानी कंफर्म हो गया H मेरा क्या होगा? मेल होगा। H मेरा क्या होगा? मेल होगा। तो आपका पहला वाले भी ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि ये फीमेल है, और बी ऑप्शन बी भी खत्म हो गया क्योंकि ये भी फीमेल है। आंसर इन्हीं दोनों में से होगा, आंसर जो होगा इन्हीं दोनों में से होगा, ये कंफर्म हो गया। अब एक बार आप क्या लगा सकते हैं? 1 से 2 तो आंसर खत्म हो गया। अब एक बार जनरेशन का गैप लगाइए, ये ऑलरेडी बताया गया। जनरेशन गैप मेथड से देखिए, जैसे आपका जनरेशन मान लीजिए कि 0 है, आपके पिता का जनरेशन 1 ऊपर है यानी कि +1, दादा का जनरेशन जो है +2 लीजिए, और आपके बच्चे का जनरेशन जो है -1 लीजिए, और हमेशा कंपैरिजन जो है खुद से ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको कहाँ से कहाँ चलना है? S से H की ओर, H से S की ओर चलना है, यानी आपको इतना का ही जरूरत है। तो देखिए गुना का मतलब क्या हो गया? गुना का मतलब पिता हो गया, तो पिता का अर्थ क्या हो गया? +1 जनरेशन में, पिता जो हो एक जनरेशन ऊपर हो गया। अब ये प्लस का अर्थ क्या हो गया? प्लस का अर्थ देखिए क्या हो गया? पत्नी हो गया। पत्नी जो है ये आप ही के जनरेशन में होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए H इज रिलेटेड टू S, हमेशा राइट से चलेंगे। ठीक है, हमेशा राइट से चलेंगे। तो राइट से अगर इधर गए जा रहे हैं तो देखिए इन दोनों के बीच में सम करते हैं, 0 + 1, तो कितना हो जाता है? +1 का गैप होता है। ठीक है, 0 + 1 क्या हो गया? 0 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया, यानी H और S के बीच में एक जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन ऊपर है, यानी S जो है S से एक जनरेशन ऊपर है। आपको H का निकालना है ना,
यानी आपको उल्टा चलना होगा। ठीक है, एस से जो है एस एक जनरेशन ऊपर है तो एस के रिस्पेक्ट में एच क्या होगा, एक जनरेशन नीचे होगा। एक जनरेशन नीचे होगा, एक जनरेशन नीचे होगा तो अपने से कंपैरिजन करना है। तो एक पिताजी से एक जनरेशन नीचे लेंगे तो बताइए क्या होगा। ठीक है, अपने से कंपैरिजन, इनके बीच का गैप कितना है, एक जनरेशन ऊपर है तो अब जो है उल्टा चलेंगे तो एक जनरेशन नीचे आएगा। यानी खुद से कंपैरिजन करना है तो एक जनरेशन अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं, हमेशा खुद से कंपैरिजन करना है। ठीक है, एच के रिस्पेक्ट में एस एक जनरेशन ऊपर है, अब हमको एक जनरेशन नीचे जाना होगा तो खुद से एक जनरेशन नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बच्चा वाला आएगा, यानी कि बेटा बेटी। ठीक है, बेटा बेटी, बेटा का वाइफ, ठीक है, बेटी का हस्बैंड, इसी टाइप का आएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो है एक जनरेशन नीचे है, सन भी एक जनरेशन नीचे और बेटी का पति जो होगा वो भी एक जनरेशन नीचे होगा। तो यहाँ पर जो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, यहाँ आप कंफर्म आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए जो फाइनल मेथड होता है ये सब में काम करेगा। ठीक है, फाइनल मेथड जो होगा ये सब में काम करेगा। आपको निकालना है, जितना निकालना है उतना ही रख लीजिए। ठीक है, गुना का मतलब क्या है, देखिए गुना का मतलब क्या है, पिता, तो यहाँ पर लिखिए क्या हो गया, पिता हो गया। प्लस का अर्थ क्या हो गया, पत्नी, पत्नी हो गया। ठीक है, y प्लस एच मतलब y जो है h की पत्नी है, y प्लस एच मतलब y जो है h की पत्नी है, यानी h मेरा क्या होगा, मेल होगा। अब देखिए राइट साइड से चलिए और h के जगह में खुद को रखिए। अब कंपैरिजन इस तरह से कीजिए, ये मेरी कौन है, पत्नी है, ये मेरी कौन है, पत्नी है। पत्नी का पिता कौन हो गए, ससुर हो गए, यानी एस मेरा कौन हो गया, एस जो हो गया मेरा ससुर हो गया, यानी एस जो है एच का ससुर हो गया। एस कौन हो गया है, एच का ससुर हो गया है, तो हम उसका कौन हो गए, दामाद हो गए। ये कौन हो गया, एच जो हो जाएगा उसका दामाद हो जाएगा। एस एच का कौन हो गया, ससुर हो गया, तो ये वाला जब आएंगे तो क्या होगा, दामाद होगा। ठीक है, दामाद मतलब क्या हो गया, बेटी का पति, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा, बेटी का पति, यही वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सभी लेटर्स जो है इन तीनों में, जो ए में लेटर्स जितने भी वो सी में मिलेंगे और डी में भी मिलेंगे, लेकिन बी में देखिए यहाँ पर एक नया लेटर हो गया आई और एच जो हो गया गायब हो गया। ठीक है, इस बेसिस पर ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, एच के बदले में यहाँ आई दे दिया है, तो यानी कि ए सी और डी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ए सी और डी क्या है, सिमिलर है बेस्ड ऑन लेटर्स। जरूरी नहीं है कि उसका क्रम कहीं भी होगा, लेकिन वो सभी लेटर्स जो है ए सी डी में प्रेजेंट है, लेकिन बी में क्या है, एक नया लेटर एच के बदले में डाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, तो आप इसको काउंट कीजिएगा तो कितना लेटर है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर 24 लेटर आपको मिल रहा है। अब इसको तोड़िए। ठीक है, तो 8 गुने 3 किए, यानी 8 लेटर करके 3 ग्रुप बनेगा, 8 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 3 ग्रुप बनेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, 6 गुने 4, 6 गुने 4। ठीक है, तो हम 2 गुने 12 नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो लेटर को एक साथ रखेंगे तो ग्रुपिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और ये ऐसा होता भी नहीं है, तो इस तरह का लेंगे जिसमें जो है 6 इंटू 4, जैसे 6 लेटर को लिखेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा। ठीक है, 4 ग्रुप बनेगा, तो इसी टाइप का लेंगे। तो पहले 6 6 का ही लेते हैं,
छः छः का ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुने 6, यानी कि 4 लेटर करके 6 ग्रुप बनाएंगे। तो पहले 6 वाला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए डी बी, ठीक है, ए 2 बार है, ए डी बी, यहाँ पर देखिए डी के बाद ए है, फिर सी है। ये देखिए कुछ एग्जैक्टली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए डी बी, देखिए ए 2 बार है, यहाँ पर कुछ जो है ये सही मायने से मतलब ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरिटी कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए डी सी बी, डी सी बी से स्टार्ट है, कहीं भी डी सी बी से स्टार्ट है नहीं है, तो ये वाला जो है आई थिंक नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो 4 6 का कॉन्सेप्ट लगाइए, 4 6 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 4 लेटर को एक साथ रखिए। 4 लेटर को जब एक साथ रखेंगे तो देखिए जैसे अंतिम पे देखिए सी बी डी ए, सी बी डी ए, यहाँ ए डी बी ए सी सब अलग अलग हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए डी बी सी ए छूटा हुआ है, यहाँ डी सी बी ए छूटा हुआ है, फिर ए बी सी डी हो गया, यहाँ ए सी तो है, यहाँ बी नहीं है, तो ये वाला, फिर यहाँ ए डी बी सी देखिए। तो यहाँ पर जो है ये किस तरह से ग्रुपिंग हुआ, 4 लेटर है, 4 लेटर को ये पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे ए डी, जरूरी नहीं है कि उसका स्थान कहाँ पर है, इधर उधर भी हो सकता है, तो ये भी एक मेरा क्या है, मेथड है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया, बी बी ए, तो देखिए सी बी बी ए, सी बी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखिए बॉक्स वाला क्वेश्चन है, तो 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है रखा गया है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये क्या है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ए बी सी डी जो है ना डी एफ जी तक, तो आप उस तरह से उसको नहीं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह ही रखा जाए। लेकिन बॉक्स का नाम है ए से लेके जी तक, यही बॉक्स का प्रयोग जो है यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि जी इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द बॉटम, जी जो है नीचे से, बॉटम मतलब नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो जी जो होगा ये तीसरा स्थान पर रखा गया है, ठीक है, जी जो है तीसरा स्थान पर रखा गया है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 बॉक्स रखा गया है, तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, सी और ई, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ए इज प्लेस्ड जस्ट अबव डी, ए इज प्लेस्ड जस्ट अबव डी, यानी कि डी के जस्ट अबव में ए रखा गया है, यानी कि तुरंत ऊपर रखा गया है। एक बात याद रखिए, तुरंत ऊपर रखना और ऊपर रखने में डिफरेंस है। अगर बोला गया ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तुरंत ऊपर भी रखा जा सकता है और कहीं भी ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन अगर जस्ट अबव बोला गया है तो आपको तुरंत ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डी, ए इज प्लेस्ड जस्ट अबव डी, ए इज प्लेस्ड जस्ट अबव डी, ये जस्ट अबव दे दिया ना, इसलिए डी के तुरंत ऊपर हम ए को रखे। अगर बोलता है इज प्लेस्ड अबव डी, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह होता, डी के कहीं ऊपर भी ए हो सकता था या तुरंत भी हो सकता था, लेकिन जैसे बोलेगा जस्ट अबव बोला गया है तो डी के तुरंत ऊपर हम कहाँ रखे, ए को रखे। अब देखिए डी इज प्लेस्ड वन ऑफ द प्लेसेस अबव जी, देखिए डी इज प्लेस्ड वन ऑफ द प्लेसेस अबव जी, तो डी को जी के कहीं भी ऊपर में रखा गया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुरंत, तो कहीं भी ऊपर में रखा गया है जी के, यानी कि 3 नंबर से ऊपर रखा गया है, 3 नंबर से ऊपर रखा गया है।
फिर क्या बोल रहा है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ई। अब देखिए इसी से आपका आंसर आएगा। बी और ई के जगह में 2 बॉक्सेस रखा गया, एक ये होगा एक ये हो सकता है। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है। ठीक है, तो देखिए एक बार आप क्या कीजिए, इन दोनों को रखिए, क्योंकि ई यहाँ पर इस वाले में ई खत्म हो रहा है, यहाँ से ई चालू हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को एक बार जो है एक साथ रखिए। लेकिन यहाँ भी ये भी बोला गया है कि बी इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। बी जो होगा सबसे ऊपर नहीं होगा। आप जो है अगर ऐसे रखिएगा, देखिए इस तरह करके, और उसके नीचे यहाँ पर 2 गैप देके सी दिए, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 7 तो हो गया, इतना ही बॉक्स होगा। लेकिन बी जो होगा सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। बी क्या बोल रहा है, नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, यानी कि बी जो होगा टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें, तो ये दोनों हम नहीं ले सकते। तो हमको क्या लेना होगा, ये और ये लेना होगा, ये वाला। ठीक है, ये और ये लेना होगा। तो अब देखिए हमको क्या करना होगा कि यहां से लेना होगा सी 1 2 ई, अब ई से चालू होगा तो फिर 1 2 बी। अब देखिए 7 बॉक्स हो गया। तीसरे बॉक्स पे ये देखिए 7 बॉक्स है, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 नंबर पे मेरा क्या है, जी है। यहां पर मेरा क्या है, जी है। देखिए ये बॉक्स हो गया, ये मेरा फिक्स हो गया। 3 नंबर पे मेरा क्या हो गया, जी हो गया, तो यहाँ जी है। ठीक है, अब 3 नंबर के वे ए और डी, तो चूंकि डी के तुरंत ऊपर ए है, डी के तुरंत ऊपर ए है, यानी कि 2 प्लेस जहां पर खाली है वहीं पर ए डी बैठेगा। तो यहीं पर देखिए 2 प्लेस खाली है, तो ए डी यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, क्योंकि जहां पर ए होगा वहां डी होगा, उसके नीचे डी होगा। ठीक है, 2 प्लेस एकदम ब्लैंक होना चाहिए, ए और डी, क्योंकि दोनों के बीच में एक भी जगह खाली नहीं है। अब सभी तो भर गए, यहाँ पर एक ही बच गया, जो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो ये मेरा रैंक हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि डी और बी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, बताइए। ये वाला डी हो गया और ये वाला बी हो गया, तो इसके बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, 3 बॉक्सेस। कितने बॉक्स, 3 बॉक्सेस, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है। तो देखिए एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया, तीसरा शब्द ये, चौथा शब्द ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यानी कि इसमें प्रत्येक लेटर को अगर अगला लेटर से बदल दिया जाएगा तो जो शब्द बनेगा उसमें भवेल नहीं होगा। कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें भवेल नहीं होगा, तो देखिए भवेल कितने होते हैं, 5 भवेल होते हैं। क्या हो गया, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। तो ये 1 पे होता है, ये 5 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये क्या होता है 21 पे। तो अब प्रत्येक लेटर आप चेक करना है आपको। तो देखिए डब्लू होता है 23 पे, तो बाद वाले लेटर से, तो 23 के बाद वाला कोई नंबर है क्या, नहीं। तो ये तो 23 के बाद वाला नंबर नहीं है, क्योंकि भवेल का तो यही नंबर है, और लेटर के बाद वाला नंबर में भवेल आना चाहिए। आई के बाद क्या होता है, आई के बाद 10 होता है, जे होगा, तो ये भवेल है क्या, नहीं। जी के बाद क्या होगा, एच, भवेल नहीं होता है। उसके बाद आर के बाद क्या होता है, एस, ये भी भवेल नहीं होगा। उसके बाद देखिए तो पहला लेटर में जो हो गया एक भी मेरा भवेल नहीं आया। आर के बाद एस होता है, यू के बाद क्या होगा, यू के बाद भी होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। टी के बाद देखिए एस हो रहा है, सॉरी टी के बाद क्या होगा, यू होगा, और यू मेरा क्या है, भवेल है,
इसलिए जो है इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसको जो है काउंट कर सकते हैं कि टी के बाद जो है यू होता है। टी के बाद क्या होता है, एक जोड़ रहे हैं तो यू हो रहा है, तो इसमें तो भवेल आ रहा है। तो एक शब्द ये वाला आर यू टी में एक भवेल आपको मिल गया। तो यहाँ पर क्या चुनना है, कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें भवेल आपको मिल रहा है। तो आर यू टी वाला में भवेल एक मिल गया। अब एच के बाद आई हो गया, एच के बाद यहाँ पर आई होता है, तो इस वर्ड में भी आपको भवेल मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जॉय, जे के बाद क्या होता है, के होता है। जे के बाद ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद क्या होगा, पी होगा। वाई के बाद जेड होगा, इसमें कोई भवेल है नहीं, तो ये पूरा पूरा हट गया। तो ऐसे जो है दो शब्द हैं जिसमें भवेल मिल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर क्या कोई भी स्वर नहीं होगा। तो दो शब्द में देखिए भवेल मिल रहा है, लेकिन दो शब्द में भवेल नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ जिसमें भवेल नहीं मिल रहा है वो वाला शब्द देखना है। तो WIG में भवेल नहीं मिल रहा है, JOY में भवेल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ टोटल 4 शब्द हैं, 4 शब्द में 2 में भवेल मिल रहा है, 2 में भवेल नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 ही करेक्ट आंसर होगा। ये जो है किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। आपको देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं निकालना है। इसलिए यहाँ डिस्टेंस जो है कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि मिल्खा सिंह का पौत्र जो है प्रताप सिंह पूर्व में 15 मीटर दौड़ता है। कितना मीटर दौड़ता है ये छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको डायरेक्शन निकालना है। ये देखिए क्या है, ईस्ट है। बस आप फर्स्ट में कहाँ था वो नोट डाउन कीजिए, ईस्ट में था। अब किधर किधर घूम रहा है ये देखिए, दाहिना घूम रहा है यानी कि राइट घूमा, दाहिना घूमा यानी राइट घूमा। फिर देखिए क्या करता है, फिर से दाहिना घूमता है। तो लेफ्ट राइट ही आप सिर्फ देखिए, फिर से दाहिना घूमा, फिर से जो है बाएं घूमेगा यानी कि लेफ्ट घूमेगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या घूमा, बाएं घूमा, और अंतिम पे फिर से आप बाएं घूमा, तो ये हो गया। तो देखिए 2 राइट और 2 लेफ्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल हो गया, यानी एक लेफ्ट बच गया। तो ईस्ट में जो है लेफ्ट घूमेगा। आपको पता है राइट अगर चलते हैं डायरेक्शन के केस में तो आपको कहाँ घूमना होता है, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट अगर चलते हैं यानी कि बाएं घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी हिंदी में अगर बोलें तो दक्षिणावर्त, और इसको हिंदी में बोले तो वामावर्त। तो एक जो है लेफ्ट बच गया यानी कि बाएं, तो यहाँ से ईस्ट जो शुरू में था यहाँ से बाएं घूम जाएंगे, बाएं घूमेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कैसे घूमना है, ऐसे घूमना है, यानी इधर जो होगा ये वाला हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इधर से ऐसे होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऊपर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ, तो अब किधर देखेगा, ये नॉर्थ देखेगा, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, अगली संख्या क्या होगा, देखिए। देखिए यहाँ पर एक घट गया है, यहाँ पर क्या हुआ, एक घट गया है, फिर इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो घट गया उसको अभी छोड़िए, कि इसमें देखिए क्या हो रहा है। 22 को 2 से अगर गुना कर देंगे तो 44 होगा, यानी 1 से गुना करना होगा। 1 से गुना कर दिए तो 22 कितना एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा है। 22 और 14 कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए 36 में हम क्या करेंगे, 36 का लगभग ये 2 गुना है, लगभग ये 36 का 2 गुना कितना हो गया, 72। 36 का 2 गुना कितना हो गया, 36 का 2 गुना हो गया 72 प्लस 3, 72 में 3 अधिक, यहाँ 14 बढ़ गया अचानक से 3, ठीक है। तो पैटर्न में लाने के लिए आप क्या कीजिए, इसको देखिए 1.5 से अगर गुना करते हैं, 1.5 से गुना करते हैं तो देखिए 36 हो गया, प्लस और हाफ करना है यानी कि 18। 36 और 18 कितना हो गया, 54। 36 प्लस 18 कितना हो गया, 54। 54 में जो है 14 हो गया। अब कितना ऐड करेंगे कि 75 आएगा, देखिए 75 कितना ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे, यहाँ प्लस 21। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ 21 हुआ।
तो आप देखिए 1.5 यानी 0.5 का गैप हो रहा है, यानी 30 में यहाँ 1 से 0.5 कम यानी कि 15, 15 प्लस यहाँ 7 जोड़ रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया 22। देखिए 7 14 21, तो यहाँ हो गया कितना 75। अब कितना 75 का दोगुना करेंगे 150 प्लस 28, तो हो गया कितना 178। फिर आगे क्या होगा 178 उन्हें 2.5 प्लस 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 178 को आप क्या कीजिए 10/4 कर दीजिए। ठीक है, इसको कितना करना है 2.5, 2.5 मतलब 10/4। इसको कटाइए, 4 चौक 16, नहीं कट रहा है ना, 4 चौक 16 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 4 चौक 16 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा इसमें, देखिए 178 को पहले 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16, 35 हो गया। अब जो है इसमें इसको आधा कीजिए, आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, 89 जब हो गया तो देखिए कितना हो रहा है 9 और 6, ठीक है, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 8 5 13, 1 14 के 4 हाथ में रहा 1, 3 1 445। अब 445 में अगर 35 ऐड करते हैं तो देखिए 480 होता है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 480 होना चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है किसका, डाइस का। और ये जो है ये कौन सा डाइस है आपका, ये जो है क्लोज ओपन डाइस है। कौन सा, ओपन डाइस है, खुला पासा। ठीक है, ओपन डाइस में क्या होता है, एक अल्टरनेट करके अपोजिट होता है। 8 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ पर जो है 8 का अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, और 4 का अपोजिट 1 हो गया। तो आपको पता है जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। अब जो अपोजिट होगा, जो विपरीत होगा, वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, और विपरीत में एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या, कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 और 4 अपोजिट है, तो 1 4 अपोजिट जब है तो एक साथ कैसे अगल बगल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। बाद बाकी तीनों बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पर जो अपोजिट है वो दोनों एक साथ ना तो दिखेंगे ना एक साथ छुपेंगे, कोई एक दिखेगा और एक नहीं दिखेगा। यहाँ पर 6 2 1 है, देखिए 6 2 1 है, कोई भी अपोजिट वाला है क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा यही वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रैंकिंग का सवाल है। एक पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 51वां है, रोहन बाएं छोर से 21वां है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति है तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए रैंकिंग के सवाल में इस तरह का 2 कॉन्सेप्ट होता है। पहला हो गया मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम, और इसको जो है नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन भी बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। इसमें क्या होगा, इधर से होगा एक पोजीशन, इधर से होगा एक पोजीशन, और बीच में होगा, ये बीच हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट से और राइट से, जैसे कि यहाँ पर है लेफ्ट से नितिन जो है 51 पोजीशन पे है। ठीक है, नितिन जो है लेफ्ट से कहाँ है 51वां पोजीशन पे है, और यहाँ पर क्या है रोहन जो है राइट से कौन सा 21वां पोजीशन है, और बीच में जो व्यक्ति है कितना है 5 है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि टोटल निकालने के लिए मैक्सिमम में
ठीक है। अधिकतम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला ऐड करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला ऐड कर देंगे तो अधिकतम निकल गया। 51 प्लस 21 प्लस 5 यानी क्या हो गया, ये 70 हो गया। कितना हो गया, 77 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 77 हो गया। और ये तो मैक्सिमम वाला हो गया। दूसरा जो होता है सेकंड वाला क्या होता है, मिनिमम का केस होता है। मिनिमम यानी कि न्यूनतम। ये ओवरलैपिंग कंडीशन भी कहलाता है। ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। जैसे यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब एक पोजीशन जो है इधर से दिया गया है राइट से, अब इसका पोजीशन जो है लेफ्ट से दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट से इसका पोजीशन राइट से दिया गया है और इसका पोजीशन जो है लेफ्ट से दिया गया है। ठीक है, तो जब इधर से हम इधर चलते हैं तो देखिए, जब लेफ्ट से जब चलते हैं तो ये वाला भी एक बार काउंट हो गया, ये दोनों, और बीच वाला भी काउंट हो गया। जब राइट से यहाँ तक चलते हैं, जब राइट से यहाँ पर चलते हैं, फिर से ये वाला काउंट, ये वाला काउंट, फिर से बीच वाला हो गया। यानी कि बीच वाला और ये तो दो बार ना हो गया। इसलिए इसमें टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट में हम क्या करते हैं कि देखिए बीच प्लस 2, बीच वाला घटा देते हैं और इन दोनों को भी घटा देते हैं। बीच प्लस 2 को घटा देते हैं। ठीक है, बीच वाले को भी एक बार घटा देते हैं और दोनों को भी एक बार घटा दिए, तो इस तरह आपका टोटल निकलता है। तो ये हो गया ओवरलैपिंग का केस। इसमें देखिए ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 64 जिस तरह से इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन मार्क इससे रिलेटेड होगा, 22 भी इससे रिलेटेड होगा। अब देखिए 22 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो डायरेक्टली 110 आ रहा है। यहाँ भी आपको 5 से गुना करेंगे 64 को तो 120 आ रहा है। तो यहाँ भी गुना 5 कर दिए, तो 5 कर दिए तो यहाँ कितना होना चाहिए, 14 पंचे 70, तो 14 होगा। ये क्वेश्चन तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक करें। यदि शब्द हैट्रिक के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रत्येक स्वर को जो है उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, ये जो शब्द है यदि इसमें आपको कोई स्वर मिलता है यानी कि भवेल मिलता है, तो भवेल को क्या करे, उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि भवेल में -1 कर दे। और कोई अगर व्यंजन मिलता है, कॉन्सोनेंट मिलता है, तो उसमें +1 कर देगा। ठीक है, और इसी तरह करके जो है अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे है। तो इसमें एक काम कीजिएगा कि हैट्रिक में आप जो है हैट्रिक लिख लीजिए। तो प्रत्येक जहां पर है आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जहां आपको वॉवेल मिल रहा है घटा दीजिए। ये क्या है, टाइम टेकन है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि दाईं ओर से चौथा कौन होगा, तो इधर से चौथा कौन होगा, आर होगा। ये तो फिक्स पोजीशन है। सभी में अगर प्लस माइनस कीजिएगा तो उसका पोजीशन तो सेम ही रहेगा, इधर उधर नहीं हो रहा है। अगर इधर उधर होता तो फिर कोई दिक्कत। अगर पोजीशन सेम है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि पहले हम दाईं ओर से चौथा देख लेंगे। तो चौथा यहाँ क्या है, आर है। अब आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +1 करना है तो इसमें +1 कर देंगे। और जो रिजल्ट आएगा आर के बाद क्या आएगा, एस। तो यही मेरा रिजल्ट होगा, एस। ठीक है, यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। यहां क्या बोल रहा है कि गोल्ड डिमांड, जो गोल्ड का डिमांड है वो क्या हो रहा है, हैज फॉलन, गिर रहा है इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, पहली छमाही में जो है गिर रहा है ड्यू टू
राइजिंग प्राइसेस एंड ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द सेकेंड हाफ। तो बढ़ती कीमतों के कारण जो है पहली छमाही में सोने की मांग में गिरावट आई है और दूसरी छमाही में यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए कि निष्कर्ष क्या है, ग्राहक जो है कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है। ग्राहक जो है कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है बढ़ती कीमतों के कारण पहली छमाही में सोने की मांग में गिरावट हो गई। तो सोने की मांग में गिरावट का कारण क्या है, बढ़ती कीमत, यानी कि ग्राहक जो है कीमतों के प्रति संवेदनशील है। और दूसरा क्या हो गया कि दूसरी छमाही में मांग में कोई सुधार नहीं होगा। ये यहां पर देखिए संभावना बताया गया है, यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंफर्म कर दिया गया है सुधार नहीं होगा, इसलिए दूसरा वाला नहीं होगा, पहला वाला केवल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसी लड़की को इंगित करते हुए एक व्यक्ति एक लड़के से कहता है कि वह आपकी दादी के एकमात्र पुत्र की बहन की पुत्री है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिए एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति एक लड़के से कहता है, यानी कि जो एक गर्ल्स की तरफ इशारा करते हुए, ये क्या है, गर्ल की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति एक लड़के से कहता है। कौन कह रहा है? एक व्यक्ति कह रहा है। किससे कह रहा है? लड़का से कह रहा है कि वह किसके लिए, जिसकी ओर वह व्यक्ति जो है इशारा कर रहा है, तो लड़की के लिए। आपकी किसके लिए? आपकी मैंने लड़के के लिए। एक व्यक्ति कह रहा है आपकी किसके, चूंकि एक व्यक्ति जो है लड़का से कह रहा है कि वह आपकी, तो आपकी किसके लिए? इस लड़के के लिए। यह व्यक्ति जो है इस लड़के से कह रहा है तो इस लड़का के लिए। तो आपकी दादी के एकमात्र पुत्र, तो दादी का एकमात्र पुत्र, तो ये लड़का हो गया। ठीक है, तो लड़का का जो होगा कोई फादर होगा, फादर का कोई फादर होगा। ठीक है, या फादर की मान लीजिए कि माँ हो गई, फादर की इस लड़का का दादी के एकमात्र पुत्र। दादी का एकमात्र पुत्र मतलब क्या हो गया? लड़का का पिताजी, ये भी आप बोल सकते हैं। ये दादी हो गई, दादी का एकमात्र पुत्र मतलब इसका पिताजी हो गया। एकमात्र पुत्र की बहन, यानी कि लड़का के पिताजी की बहन। ठीक है, ये क्या हो गया? बहन हो गया। की पुत्री, अब मान लो इसकी बहन की पुत्री जो है, बहन की पुत्री, यानी कि इसकी ये कौन हो गई? फुआ हो गई। फुआ हो गई आंटी, और आंटी की बेटी ये हो गई। तो लड़की का जो है लड़के से क्या संबंध है? लड़की का लड़के से क्या संबंध है? यानी लड़का जो है उसकी फुआ, लड़की जो है लड़का की फुआ की बेटी हो गई। लड़का की फुआ की बेटी हो गई, यानी कि क्या हो गया? कजन हो गया। क्या होते हैं? कजन बोलते हैं। चाचा की बेटी को आप कजन बोल सकते हैं, और फुआ की बेटी को भी क्या बोलेंगे? कजन बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की कुल संख्या जो है ज्ञात करना है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना है? तो आइए देखिए, इसको जो है, इसको आप मान लीजिए कि अगर इस पार्ट में डिवाइड करते हैं तो देखिए दोनों पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सिमिट्रिकल है। तो हम एक बार जो है इस पार्ट में देख लेते हैं, लेफ्ट साइड पार्ट में कितना है ट्राइंगल। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको पता है कितना होता है? 1 2, तो 1 + 2 हो गया 3। कैसे? एक हो ये हो गया 2, एक पूरा वाला 3। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरह आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, ऐसे करके
तो इधर हो गया कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कितना आपको 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये देखिए ये वाला 4, फिर ये वाला देखिए 5, फिर ये वाला देखिए कितना हो गया 6, ठीक है 6 हो गया, फिर ये वाला देखिए कितना हो गया यहाँ से ऐसे करके 7, ठीक है 7 हो गया। 7 के बाद और देखिए आप ये वाला देखिए 8, 7 के बाद ये वाला हो गया 8, 8 हो गया, ठीक है 7 के बाद 8 हो गया। 8 के बाद आप देख सकते हैं 8, और ये बड़ा वाला हो गया 9, 9, 9, और ये वाला फिर देखिए 9, और इधर से हो गया कितना 10, 10, ठीक है। तो इधर हो गया कितना 10, इधर हो गया 10। तो जब इधर 10 हो गया मेरा, देखिए 10 हुआ ना, किसमें हुआ इसमें हो गया 3, ठीक है ये वाला ऊपर वाला में 3 था, 4, 5, 6, 6 हो गया, और 6 के बाद जो है देखिए 6 हो गया, 6, और ये वाला कितना हो गया 7, ठीक है ये वाला हो गया 8, ठीक है, और फिर पूरा हो गया 9, ठीक है, और फिर ऐसे हो गया इस तरह करके ऐसे करके 10, 10 हो गया। तो 10 हो गया तो इस साइड भी 10 होगा 20, 20, और फिर ये वाला एक बार पूरा वाला, ये पूरा वाला 21, और इधर से एक पूरा वाला 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। 22 ट्रायंगल की संख्या कितनी है 22 है, तो ये तो ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मोर देन 20 इसमें ट्रायंगल्स है, मोर देन 20 इसमें ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। और कोई है क्या इसमें, ठीक है मोर देन 20 ट्रायंगल्स है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही जो है ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज खत्म हुआ। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और किसी तरह का भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप झारखंड दरोगा के लिए आप झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको झारखंड जीके को भी लेकर मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।